नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन के तियानजिन में जो एससीओ का समिट चल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन चल रहा है, उसे भारत में केवल भारतीय संदर्भों में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं तो क्या हुआ, उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कैसी रही, उसके क्या निष्कर्ष निकले, क्या दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं, क्या सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में दोनों देशों के नेता एकमत हो पा रहे हैं, आर्थिक मुद्दों पर सहयोग की कितनी संभावनाएं दोनों नेताओं ने मिलकर निकाली हैं, और जो टैरिफ का हमला भारत पर हुआ है जिसकी वजह से उसे अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी है, अपनी अर्थनीति बदलनी पड़ी है, और जिसे वो अपना दुश्मन मानता था उस दुश्मन देश में उसे जाना पड़ा है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ? उन्हें कुछ मिलेगा भी कि वो खाली हाथ लौट आएंगे? उन्हें केवल सम्मान मिलेगा, फोटो ऑप्स होंगे, और ये एक मैसेज बनेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण किरदार थे, भागीदार थे। क्या इससे आगे भी बात होगी? ये सवाल अपनी जगह पर हैं, जिनके जो धीरे धीरे हमारे सामने उनके जवाब खुलेंगे। लेकिन एक बात जो बहुत साफ दिख रही है और जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सम्मेलन के ज़रिए चीन ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। मैसेज ये दिया है कि वो अब ग्लोबल लीडर है। वो अमेरिका के पीछे नहीं, अमेरिका के समानांतर खड़ा है, अमेरिका की तुलना में कमतर नहीं है। जिस तरह का आयोजन उसने किया है, अब इस सम्मेलन में देखिए कि 10-20 से अधिक देशों के नेता आए हैं, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें हिस्सेदारी की है, और ये जो एससीओ का समिट है, इसका मयार उसने एकदम से बढ़ा दिया है। पिछले जो समिट होते थे उनको इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, इनका इतना महत्व नहीं मिलता था, लेकिन चीन ने इस संगठन के इस सम्मेलन को एक वैश्विक स्तर पर एक बड़ी घटना के रूप में प्रस्तुत किया है, और उस घटना के केंद्र में खुद को रखा है, और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब चीन एक महाशक्ति है, अमेरिका से कमतर नहीं है। आर्थिक शक्ति के रूप में भले ही अभी उसके और अमेरिका के बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना है तो उसमें एक जो दूसरा ध्रुव है वो चीन के इर्द गिर्द बन रहा है। चीन उसकी धुरी है, उसके माफ कीजिएगा, उसके आसपास देशों का जमावड़ा हो रहा है। अब ये जो एससीओ है, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, और लगभग 20 से 25% के बीच इसका जीडीपी है। तो इन जो इसमें देश शामिल हैं, प्रमुख रूप से तो 10 देश शामिल हैं, लेकिन और भी जो सहयोगी देश इसमें जुड़े हुए हैं, उनके ज़रिए ये मैसेज दिया गया है कि अब आर्थिक तौर पर ये संगठन एक बड़ी चुनौती के रूप में अमेरिका के लिए उभर चुका है। फ़र्ज़ कीजिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इस सम्मेलन को किस तरह से देख रहे होंगे। उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो विदेश नीति के निर्माता हैं, आर्थिक नीति के निर्माता हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे होंगे। निश्चित रूप से उन्होंने इसको इस तरह से देखा होगा कि चीन एक बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है, चुनौती बन गया है। जिस चीन से टकराने के लिए, जिस चीन को सीमित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको उसके आर्थिक विकास को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अमेरिका ने और उसके जो सहयोगी देश हैं नाटो के या यूरोप के, उन सब ने जो भी कोशिशें की थी, उनके बावजूद चीन आज इस मुकाम पर खड़ा है
कि वो दावा कर सकता है और उसके दावे को गंभीरता से पूरी दुनिया लेती है, स्वीकार करती है कि चीन अब एक महाशक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ा है। इस सम्मेलन को, एससीओ को, चीन ने एक तरह से कहना चाहिए कि शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बना दिया है। इस सम्मेलन के जरिए वो दिखा रहा है कि उसकी ताकत क्या है। एससीओ का जो सम्मेलन है वो 2 दिन का है, 31 अगस्त और 1 सितंबर का। लेकिन 3 सितंबर को चीन में ही एक बहुत बड़ी परेड होने जा रही है जो रेखांकित करेगी कि चीन की सैन्य शक्ति क्या है। इसमें नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी नहीं होगी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति होंगे और संभवतः उत्तर कोरिया के किम जोंग भी होंगे। ये सारे होंगे और भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया हो, क्योंकि उनका एक वो सामरिक एलाई भी है, तो उनको भी बुलाया हो। इसमें भारत की अनुपस्थित रहेगा, लेकिन वो भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन का तरीका है दुनिया को दिखाने का। और चीन ने रूस को अपने साथ बिल्कुल करीब से जोड़ लिया है। तो ये 2 लोगों के चीन ने ये जो रूस को जोड़कर अपनी ताकत को प्रदर्शित करना चाहा है, ये एक और मैसेज है अमेरिका और उसके गुट के देशों के लिए कि यूक्रेन को लेकर जो भी दबाव रूस पर पड़ रहा है उसके खिलाफ चीन रूस के साथ खड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस सम्मेलन के ज़रिए एक मैसेजिंग का काम कर रहे हैं। ये एक निश्चित रूप से वाशिंगटन में इसको लेकर हलचल मची होगी, एक हड़कंप मचा होगा कि अगर एससीओ के समिट की ये सफलता इस स्तर पर जाती है और फिर ब्रिक्स के सम्मेलन में इसे रिपीट किया जाता है, तो ब्रिक्स और एससीओ दोनों मिलकर जिन दोनों संगठनों को जो संगठन डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में चुभ रहे हैं, खासतौर पर ब्रिक्स चुभ रहा है, जिसको वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिसके देशों पर वो और अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। यानी ब्रिक्स में भारत भी है, ब्राज़ील भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है। अभी उन्होंने ये किया नहीं है, लेकिन ब्रिक्स की गतिविधियां बढ़ेंगी तो शायद वो उस दिशा में भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो इसे नापसंद कर रहे हैं। तो एससीओ अगर मजबूती से खड़ा हो रहा है तो ये एक मैसेज है पश्चिमी दुनिया को कि ब्रिक्स भी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि यही देश ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए भी खड़े होंगे। और अगर ब्रिक्स मजबूत होता है, एससीओ मजबूत होता है, चीन, रूस और अगर भारत एक साथ आ जाते हैं, तो फिर जो अमेरिकी दादागिरी है, अमेरिकी वर्चस्व है, उसको एक बड़ी चुनौती मिलेगी और उससे निपटना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। टैरिफ का जो वार छेड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके ही नतीजे बहुत घातक दिखने लगे हैं अमेरिका में। अमेरिका की अदालत ने बल्कि उनको इल्लीगल भी घोषित कर दिया है। हालांकि टैरिफ पर रोक नहीं लगाई है और ये अदालती लड़ाई अभी वहाँ चलेगी। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस अदालती लड़ाई को जीत भी लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपब्लिकन्स को भर रखा है, तो उस तरह का नतीजा भी आ सकता है। लेकिन ये जो टैरिफ वार है वो अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है और इस वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है चीन को, ट्रंप की जो टैरिफ वार है उसकी वजह से, कि वो जो टैरिफ वार की वजह से पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, वो सब कहीं सहारा ढूंढ रहे हैं। जैसे भारत को सहारे की तलाश थी तो उसने चीन का दामन थाम लिया है किसी हद तक, और इसी तरह से बहुत सारे देश भी उसका रुख कर रहे हैं। रूस पर भी बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने, और उसे भी चीन का सहारा मिल रहा है। तो जितने भी अमेरिका पीड़ित देश हैं वो एक दूसरे ध्रुव की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ के नाम से कहा जाता है, जो ग्लोबल जो
प्लेनेट का जो दक्षिण हिस्सा है पृथ्वी का, वहाँ के देशों का एकजुट होना, और इस तरह से आर्थिक स्तर पर, अभी तो केवल आर्थिक स्तर पर बात हो रही है, आगे चलकर ये सामरिक स्तर पर भी तब्दील हो सकता है आने वाले वर्षों में, जब अमेरिका थोड़ा ज़्यादा दादागिरी बढ़ाएगा, क्योंकि जब संकट में पड़ेगा तो वो अपनी सैन्य ताकत का ध्वंस भी देना शुरू करेगा। उस सूरत में हो सकता है कि चीन और रूस मिलकर कोई एक ऐसा सैन्य संगठन भी प्रस्तावित कर दें जो कि पहले जिस तरह का वार्सा पैक्ट था उसकी लीक पर होगा, उस लाइन पर होगा, और उसमें वो बहुत सारे देश जुड़ सकते हैं जो अमेरिका से अपने लिए खतरा मान रहे हैं। तो एक नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। नई विश्व व्यवस्था में मल्टीपोलर वर्ल्ड की संभावनाएं बन चुकी हैं। ये अमेरिका के वर्चस्व के लिए चुनौती है, अमेरिका के विस्तारवाद के लिए चुनौती है, और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह से प्रोटेक्शनिज्म को अपनाया है, संरक्षणवाद को अपनाया है, अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर दूसरे दुनिया पर हमले बोले हैं, उससे उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, उससे जो दूसरा पोलर बनाने की बात हो रही है, दूसरा पोल बनाने की बात हो रही है, चीन के इर्द गिर्द उसको बहुत मदद मिल रही है, मजबूती मिल रही है। यूँ कहना चाहिए कि चीन के लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर डोनाल्ड ट्रंप ने उपलब्ध करा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए, और विभिन्न देशों को अपने साथ रैली करने के लिए, तमाम देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए। ये एक आत्मघाती कदम था ट्रंप का, जिसने उन्हें कमज़ोर किया है, और नाटो भी कमज़ोर होगा, क्योंकि उनका जो रवैया था कि नाटो देश 5% अपने बजट का खर्च करें अपनी सुरक्षा पर, उसको लेकर भी नाटो देश विचलित हैं, परेशान हैं। हामी तो भर दिए उन्होंने, लेकिन वो बात कब तक आगे बढ़ेगी ये देखने की बात। तो ऐसी सूरत में ये बहुत संभव है कि नाटो, अमेरिका, ये चीन की तरफ से उभर रही चुनौती का उस तरह से मुकाबला न कर पाएँ, क्योंकि उनमें आपसी सहमति की कमी होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, पहले जो रवैया था अमेरिका का कि दुनिया भर में चौधराहट करेंगे, दरोगागिरी करेंगे, हर जगह दखल देंगे, हर जगह अपनी पसंद की सरकार बनवाएंगे, चाहे वो डिक्टेटर ही क्यों ना हो। अब वो जो उससे पीछे हटे हैं, तो उससे अमेरिका का जो रुतबा था दुनिया की राजनीति पर वो भी कम हुआ है, और वो अब एक सीमित होता जा रहा है। अगर ट्रंप काल इसी तरह से चलता रहा तो उनका जो पीरियड है ख़त्म होते होते तक अमेरिका 5 साल पुराना अमेरिका तो नहीं ही रह जाएगा, और इधर इन 5 सालों में चीन अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली ध्रुव के रूप में खड़ा हो जाएगा, और उससे बहुत सारे देश उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। जैसे भारत ने उम्मीद की जब अमेरिका का हमला हुआ, टैरिफ वार हुआ, तो वो भारत भी चीन और रूस की तरफ देखने के लिए बाध्य हो गया। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे ब्राज़ील का उदाहरण आप ले सकते हैं, उन पर भी ट्रंप ने ज़बरदस्त टैरिफ लगा दिया है, और वो ब्रिक्स के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ऐसे में ब्रिक्स की मजबूती होगी, और इसका नेक्स्ट फेज़ ये हो सकता है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ भी ब्रिक्स और एससीओ आगे बढ़ने लगें। डी डॉलराइजेशन होगा तो अमेरिका का जो आर्थिक वर्चस्व है उसमें भी कमी आएगी, वो भी क्षीण होने लगेगा, और अगर डॉलर का वर्चस्व कम हुआ, डॉलर की ताकत कम हुई, तो अमेरिका की ताकत ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। ये एक और आने वाले समय में हम एक चैप्टर अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिकी साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता है, और कैसे चीन जैसा विशाल देश दुनिया में अपनी धाक जमाता है। अब इसमें भारत की क्या भूमिका होगी आप समझ सकते हैं। भारत इस समय न इधर का न उधर का है,
क्योंकि वो क्वाड का भी मेंबर है। अमेरिका से भी अभी उसने अपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, वो अमेरिका के पाले में भी रहना चाहता है और चीन की भी मदद चाहता है, चीन का भरोसा भी चाहता है। अब ये दोनों चीज़ें जरा विरोधाभासी हैं और इनका तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए संदेह हो रहा है कि क्या सचमुच में भारत चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर पाएगा, सुधर पाएंगे, क्या वो बेफिक्र हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि चीन के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध है जिसे वो कतई बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो ये हो सकता है कि चीन एक ऐसी स्थिति में है जहां वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को भी मधुर कर ले और भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको भी कमतर करे और एक बैलेंस बना दे इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में। और बड़े भाई के तौर पर वो यहाँ देखा जाए, स्वीकार किया जाए और इन देशों के साथ मिलकर वो अपना जो वैश्विक रुतबा है, वैश्विक शक्ति है, उसको मजबूत करता रहे और दुनिया में उसका लोहा माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।